जब उसे पता चलता कि कमल घर आया था। उस दिन वह गीता की पिटाई करता। अब तक गीता और कमल के अवैध संबंधों की जानकारी गांव के लोगों को भी हो गई थी। गांव के लोग सुरेश को अजीब नजरों से देखने लगे थे और ताने भी मारते थे। इन तानों से सुरेश को सिर उठाकर चलना दूभर हो गया था। चिंतित हो गई सास ने एक रोज गीता को समझाने का प्रयास किया तो वह उल्टा सासू माँ के चरित्र पर अंगुली उठाने लगी और कहने लगी, आपने भी जवानी में घाट घाट का पानी पिया होगा। जब कमल घर आता है तो आप लोगों की छाती क्यों फट जाती हैं? वो मेरा जीजा है, जीजा साली का रिश्ता रसीला होता ही है। मैं उससे हंस बोल लेती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। सावित्री जानती थी कि बहू बेलगाम है, इसलिए वो अपनी फजीहत नहीं कराना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली और उससे बातचीत करना बंद कर दी। सावित्री ने अब आस पड़ोस में जाना भी कम कर दिया, क्योंकि वो जहां भी जाती महिलाएं उनकी बहू की ही चर्चा करती और उसके बहके कदमों को रोकने की बात कहती। अब घरवालों के विरोध के कारण गीता सतर्क रहने लगी थी और कमल का घर आना भी कम हो गया था। अब दोनों की बात मोबाइल फोन पर होने लगी थी और जिस दिन घर सुना होता उस दिन गीता मिलन के लिए कमल को बुला लेती। लेकिन सावधानी के बावजूद एक दोपहर सावित्री ने बहू को रंग रलियां मनाते पकड़ लिया। उस रोज उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन पर बात कर सुरेश को बुला लिया। सुरेश घर आया तो कमल दुम दबाकर भाग गया। लेकिन सुरेश ने गीता को बुरा भला कहा और उसकी जमकर पिटाई की। सुरेश टूट चुका था। वह अपना गम मिटाने के लिए शराब के ठेके पर जाने लगा। उसे गीता से इतनी नफरत हो गई थी कि वह उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। वह देर रात शराब के नशे में घर आता तो कभी खाना खाकर तो कभी बिना खाए ही सो जाता था। कभी कभी कमल को लेकर जमकर तकरार होती थी और नौबत मारपीट तक आ जाती थी। इसलिए उसे न तो पति की परवाह थी और न ही घर की इज्जत की दीवानगी में एक रोज उसने कमल से बात की और उसे घर बुलाया। कुछ देर बाद कमल गीता के घर आया तो उसने देखा कि गीता बार बार करवट बदल रही थी। उसकी बेचैनी भाग गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमल ने पूछा। उठकर बैठ गई। कमल के चेहरे पर नजर जमाए साफ शब्दों में बोली, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अरे यह भी कोई पूछने की बात है? कमल चारपाई से उठा। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है क्या? मेरी चाहत में कभी कोई खामी नजर आई तुम्हें? उसने गीता का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नहीं जीजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कैसे प्रेमी हो? कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है, फिर वह तुम्हारा पति है, तुम पर उसी का हक है। मैं कर ही क्या सकता हूँ? कमल ने मजबूरी जाहिर की। विरोध तो कर सकते हो, फिर भी ना माने तो तुम भोले हो क्या? गीता ने कमल से आश्चर्य से पूछा। उसका गला काट दो, मार डालो उसे, ताकि मैं चैन से रह सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, कमल ने आश्वासन दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चैन की सांस लेते हुए बोली। सुरेश अपनी दुकान पर काम करता था। 5 फरवरी को वह शाम ढलते ही घर आ गया। उसने साफ सुथरा कपड़े पहने और सज सावर कर गीता से बोला, मैं एक शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, सुबह ही आ पाऊंगा। पति की बात सुनकर गीता मन ही मन खुश हुई। सुरेश चला गया तो गीता ने फोन पर कमल से बात की। जीजाजी, सुरेश एक शादी में शहर गया है। आज की पूरी रात हमारी मिलन की रात है, तुम जल्दी घर आ जाओ। कहीं सुरेश रात को घर लौट आया तो कमल ने शंका जाहिर किया। कमरे में पहुंचते ही कमल ने गीता को बाहों में जकड़ लिया
और रंगरलियां मनाने लगे। इधर रात 1 बजे सुरेश घर लौट आया। सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी सांसें ठहर गई। कमल और गीता एक दूसरे में डूबे थे। यह देखकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात बर्दाश्त के बाहर थी। उसने जैसे ही गीता को मारने के लिए हाथ उठाया, उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार साडू भाई, जो हाथ उठाया चुपचाप चले जा, वरना क्या कहते हुए सुरेश ने गीता को पकड़ लिया। यह देखकर कमल और गीता सुरेश पर टूट पड़े, उसे पीटने लगे। सुरेश समझ गया कि उन दोनों के इरादे ठीक नहीं है। वह जान बचाकर कमरे से भागा, लेकिन कमल ने उसे चंद कदम की दूरी पर फिर से उसे पकड़ लिया। उसी समय गीता कमल की छाती पर सवार हो गई और गुस्से से बोली, मार डालो इस हराम के पिल्ले को, जिंदा रहेगा तो हम दोनों के बीच बाधक बनता रहेगा। यह सुनते ही दोनों ने मिलकर सुरेश का गला घोंट दिया। सुरेश को मौत की नींद सुलाने के बाद रात 3 बजे दोनों ने मिलकर उसके शव को अपने मकान के पीछे खंडहर में फेंक दिया। सुबह होने के पहले कमल फरार हो गया। गीता भी कमरा दुरुस्त करके सो गए। जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, गीता ने मोबाइल को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है।